क्या होता है जब जून की एक तपती दोपहरिया में एक आलीशान कोठी की बेहद खूबसूरत मालकिन और एक जवान लड़के के बीच की दूरियां अचानक खत्म हो जाती हैं। हाँ दोस्तों, जब विवेक ने उनके मखमली पैरों को अपने हाथों से छुआ तो मालकिन के मुंह से एक धीमी सी आह निकल गई। उफ! लेकिन क्या वो सच में सिर्फ एक इत्तेफाक था, या वो खूबसूरत मालकिन जानबूझकर उस जवान लड़के को अपने हुस्न के जाल में फंसा रही थी। आज की कहानी में सब कुछ इतना रोमांटिक है कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसे पूरा ज़रूर सुनिएगा दोस्तों, क्योंकि इसका सस्पेंस से भरा रोमांस आपको ज़रूर हैरान कर देगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। बाहर तेज धूप थी और बाकी सभी नौकर जा चुके थे। पूरे बंगले में सिर्फ रागनी और विवेक ही थे। रागनी अपने बेडरूम के सोफे पर पैर फैलाकर आराम कर रही थी। तभी अचानक उसे अपने पैरों के नीचे कुछ सरसराहट सी महसूस हुई। रागनी घबराकर विवेक को आवाज़ दिया, विवेक, जरा जल्दी अंदर आओ। जैसे ही विवेक कमरे में दाखिल हुआ, उसने रागनी को सोफे पर लेटे हुए देखा। उसकी रेशमी साड़ी घुटनों के ऊपर तक खिसक गई थी, जिससे उसके गोरे, भरपूर, ताजे और मखमली पैर दिखाई दे रहे थे। यह नाजरा बेहद खूबसूरत था और यह देखकर विवेक की सांसें थम गईं। रागनी ने तपते हुए कहा, विवेक, मेरी साड़ी के अंदर कोई चींटी या कीड़ा घुस गया और वो काट रहा है। बहुत अजीब सी सिहरन हो रही है, जरा अंदर देखो तो क्या हो रहा है। विवेक अपनी नज़रें झुकाए शर्माते हुए धीरे से बोला, मालकिन, थोड़ा पैर और ऊपर कर दीजिए, देखें चींटी कहाँ घुसी हुई है। जब रागनी ने धीरे से अपना पैर उठाया तो उस खूबसूरत नज़ारे को देखकर विवेक का संयम डगमगा गया। उस प्यारी सी चीज़ की एक झलक पाकर वह कुछ पल तक उसको निहारता ही रहा और ख्यालों में खो गया। तभी रागनी ने उसे टोकते हुए कहा, अरे तुम कहाँ खो गए हो? वह हड़बड़ाते हुए बोला, जी मालकिन जी, उस चींटी को देख रहा था, पता नहीं कहाँ घुस गई है। अरे कितनी देर से खोज रहे हो, तुमको वह जगह ही नहीं मालूम दिखाई दे रही? अरे उसी में अंदर जाकर देखो, खोजो ना, हमारी बातें समझे कि नहीं? समझ गया मालकिन, समझ गया। रुकिए मालकिन, ठीक से खोज लेने दीजिए। फिर वो आगे बढ़ा और अपने मजबूत हाथों से उसके नाजुक पैरों को फैलाकर बड़े प्यार से सहलाने लगा। विवेक के हाथों की मर्दाना गर्माहट महसूस होते ही रागनी के पूरे शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई। उसके मुंह से फिर से वह मीठी आह निकल गई। उफ! विवेक, यह तुम क्या कर रहे हो? विवेक चींटी ढूंढने के बहाने धीरे धीरे अपनी उंगलियों को रागनी के पैरों के नीचे ले जाने लगा। रागनी की आंखें खुद ब खुद बंद हो गईं और उसने सोफे के गद्दे को कसकर पकड़ लिया। कमरे में एसी चल रही थी, लेकिन उन दोनों दिलों के गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। विवेक ने रागिनी की बंद आंखों की तरफ देखा और बहुत ही धीमी मखमली आवाज़ में कहा, मालकिन, मालकिन, चींटी तो नहीं मिल रही। थोड़ा साड़ी के अंदर उस चिकनी सी चीज़ को हाथ डालने दीजिए और देखें कहीं उसमें तो नहीं घुस गई है। ठीक है, जल्दी डाल दो, जो करना हो तुम्हें कर लो, हमें खुजली हो रही है। विवेक ने अपने हाथों से धीरे से साड़ी के और अंदर डाल दिया और उंगलियों से उसे प्यारी सी चीज़ को सहलाने लगा। रागिनी मदहोश सी होकर विवेक से और भी कसकर लिपट गई। उसके मुंह से फिर उसी तरह की मीठी सी आह निकलने लगी। उफ विवेक, तुम तो चींटी के बहाने कुछ और कर रहे हो, तुम्हारे उंगलियां तो कमाल की हैं। अरे मालकिन, आपको देखकर मेरा भी मन ललचा गया। क्या करें, मन एकदम ललचा रहा है। तो देरी कैसे, आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। फिर ये दोनों घंटों तक एक दूसरे में पूरी तरह डूबे रहे। हाँ दोस्तों, थोड़ी देर बाद उस अंधी मालकिन ने लड़के के चेहरे पर अपनी नाजुक उंगलियां फेरते हुए कांपती आवाज़ में कहा,
विवेक, मेरी इन अंधी आंखों ने अभी तक कोई उजाला नहीं देखा, पर आज तुम्हारी इस मर्दाना बाहों ने मुझे स्वर्ग दिखा दिया, स्वर्ग। लेकिन एक बात बताओ, एक बात जरूर बताना होगा विवेक तुम्हें, तुम सचमुच मुझसे प्यार करते हो या मेरी इस लाचारी का फायदा उठा रहे हो? दोस्तों, तो क्या विवेक सच में उस अंधी मालकिन से बेपनाह मोहब्बत करता था, या उस सूनी कोठी के अंधेरे में कोई ऐसा खौफनाक खेल खेला जा रहा था जिससे वो अंधी औरत का बिल्कुल अनजान थी? आज की कहानी अंत ऐसा ही है दोस्त, आप इसे बार बार ज़रूर सुनना चाहेंगे। तो चलिए दोस्तों, आगे की कहानी हम सुना रहे हैं, इसे आप ध्यान से सुनिएगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शहर के कोने में एक बहुत पुरानी और बड़ी कोठी थी। उस कोठी की मालकिन का नाम था रागिनी। रागिनी की उम्र 24 साल थी। इसकी खूबसूरती ऐसी थी कि जैसे सादगी और मासूमियत खुद जमीन पर उतर आए। लेकिन किस्मत ने रागिनी के साथ बहुत बड़ा क्रूर मजाक किया था। रागिनी बचपन से ही देख नहीं सकती थी, यानी वह अंधी थी, और अभी 2 साल पहले ही उसके पति की एक बीमारी के कारण मौत हो गई, मौत। समाज उसे अपशकुनी कहता था। अपशकुनी के नाम से वह जानी जाती थी, इसलिए वो बेचारी हमेशा कोठी के अंदर अकेले ही बंद रहती थी, बाहर नहीं निकलती थी। उस बड़ी और सूनी कोठी में रागिनी का दिल एक सच्चे प्यार और सहारे के लिए तरस रहा था दोस्तों। चूंकि कोठी बहुत बड़ी थी, इसलिए रागिनी ने ऊपर की मंजिल का एक कमरा किराए पर दे दिया था। वहाँ रहने वाला विवेक था। विवेक एक 22 साल का कॉलेज का लड़का था और कॉलेज की पढ़ाई करने आया था। बेहद हैंडसम, चौड़े सीने वाला और बहुत ही साफ दिल इंसान था वह लड़का बहुत सीधा साधा था। विवेक जब पहली बार कोठी में रहने आया तो रागिनी की वो अंधी आंखें और उसके चेहरे की उदासी देखकर उसका दिल पिघल गया। रागिनी भले ही देख नहीं सकती थी, लेकिन जब विवेक उसके पास से गुजरता तो उसकी मर्दाना खुशबू और उसकी भारी आवाज़ सुनकर रागिनी का दिल भी पिघल जाता था, और वह पहले ही नज़र में उसे अपना दिल दे बैठी थी। दोनों के बीच अमीरी गरीबी का फासला तो था ही, साथ ही रागिनी का अंधापन भी उनके बीच एक दीवार बनकर खड़ी थी। लेकिन दिल तो है, दिल जो धड़कना जानता है। दिल तो धड़कने का बहाना ढूंढता है दोस्तों, बहाना। दिन बीतते गए और अनेक परेशानियां झेलने के बाद भी उनके बीच का आकर्षण कम नहीं हुआ और गहराता गया। रागिनी देख नहीं सकती थी, लेकिन विवेक के कदमों की आहट से उसे पता चल जाता था कि वह कब आ रहा है और कब जा रहा है। जब भी विवेक कॉलेज से लौटता, रागिनी जानबूझकर हाथ में छड़ी लिए आंगन में आकर खड़ी हो जाती थी। विवेक तुरंत आगे बढ़कर सम्मान के साथ रागिनी का हाथ थामता और उसे सोफे पर बिठा देता था। जब विवेक के मजबूत हाथों का स्पर्श रागिनी की कोमल हथेलियों से होता तो उसके पूरे शरीर में एक मीठी सिहरन सी दौड़ जाती थी और शर्मा जाती थी और अपना चेहरा नीचे झुका लेती थी। धीरे धीरे उनकी बातचीत की दूरियां कम होने लगी, बातचीत भी खूब बढ़ने लगी। विवेक हर शाम ऊपर से नीचे आता और रागिनी को कहानियाँ या शायरी सुनाता था। रागिनी बस चुपचाप उसकी आवाज़ के जादू में खो जाती थी। उसकी आवाज़ में कुछ और ही जादू था। दोनों एक दूसरे के लिए चाहत की आग में जल रहे थे, लेकिन दोस्तों, सामाजिक शर्म के कारण कोई कुछ कह नहीं पा रहा था, कोई कुछ नहीं कह रहा था। फिर वह तूफानी और अंधेरी मानसून की रात आई। बाहर जोरों की बारिश हो रही थी, बादल गरज रहे थे और बिजली कड़क रही थी। हवेली के सभी नौकर अपने अपने घर जा चुके थे। पूरी हवेली में ऊपर वाले कमरे में सिर्फ और सिर्फ रागिनी और विवेक ही थे। दोनों अकेले थे। ठीक है, रात के 12 बजे अचानक बिजली कड़की और पूरे घर की बत्तियां गुल हो गई। चारों ओर गहरा डरावना अंधेरा छा गया। हाँ दोस्तों, अंधेरा।
विवेक अपने कमरे में लेटा हुआ था कि तभी उसके कमरे में दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। खटखट की आवाज़ आई। विवेक ने जैसे ही दरवाज़ा खोला उसके तो होश उड़ गए। सामने अंधी मकान मालकिन रागनी खड़ी थी। रागनी जो डर के मारे पूरी तरह से कांप रही थी। तूफानी हवा के झोंके से उसकी साड़ी का पल्लू थोड़ा खिसक गया था और उसके चेहरे पर आई भीगी लटें उसकी खूबसूरती को और भी बढ़ा रही थी। गोरी तो थी ही वो। रागनी ने रोते हुए कहा, विवेक मुझे नीचे बहुत डर लग रहा है, बहुत। बिजली कड़कने की आवाज़ से मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे हवेली की दीवारें मुझ पर ही गिर जाएंगी। मुझे बहुत डर लग रहा है विवेक, क्या करें। विवेक का दिल रागनी की यह हालत देखकर तड़प उठा। उसने बिना कुछ सोचे आगे बढ़कर रागनी को अपनी मजबूत बाहों के घेरे में ले लिया और सीधे अपनी चौड़े सीने से भींच लिया, अपने चौड़े सीने से कसकर दबा लिया। विवेक की बाहों की गर्माहट पाते ही रागनी का सारा डर जैसे गायब हो गया। रागनी ने धीरे से अपने दोनों हाथ उठाए और विवेक के चेहरे को छूने लगी। उसकी उंगलियां विवेक की मूंछों, उसकी आंखों और उसके होंठों को प्यार से सहलाना शुरू कर दिया। दोनों के बीच की दूरी धीरे धीरे एकदम खत्म हो चुकी थी और दोनों एक दूसरे में समा गए थे। इन अंधी आंखों में भले ही उजाला नहीं है दोस्तों, लेकिन तुम्हारे इस छुअन ने मेरे दिल को संभाल लिया है। दुनिया चाहे जो भी कहे, हमारी इस मोहब्बत को आज रात मैंने खुद को तुम्हारे हवाले कर दिया। और जैसे ये सारी खत्म होती है विवेक का सारा सब्र टूट जाता है। उसने रागनी को अपनी गोदों में उठा लेता है और बहुत ही प्यार से गोद में उठाए हुए बेड पर लिटा देता है और आराम से उसको बेड पर लिटा देता है। उस घने अंधेरे कमरे में कोई किसी को देख नहीं पा रहा था, लेकिन दो दिल एक दूसरे को पूरी शिद्दत से महसूस कर रहे थे और दो दिल मिल रहे थे। विवेक ने रागनी के माथों को चूमा, फिर उसकी नाजुक गर्दन पर अपने होंठ रख दिए। रागनी के मुंह से एक मीठी सी सिहरन भरी आह निकल गई। और उसने अपनी बाहें विवेक के गले में डाल दिया और अपनी तरफ खींच करके सटा लिया। उस रात विवेक ने रागनी को बेपनाह प्यार, इज्जत और तड़प दी, जिसके लिए उसका युवा बदन, उसका जवान दिल सालों से तरस रहा था। दोनों दुनिया और समाज की बंदिशों को भूलकर एक दूसरे के प्यार के समंदर में पूरी तरह डूब गए थे। पूरी रात दोनों एक दूसरे की बाहों में लिपटे रहे, एक दूसरे में समाये रहे। लेकिन जैसे ही सुबह की पहली किरण खिड़की के अंदर आती है, विवेक की आंखें खुल जाती हैं। रागनी उसके सीने पर सिर रखकर सुकून से सो रही थी। विवेक बहुत खुश था, बहुत। लेकिन तभी अचानक नीचे आंगन से किसी के हंसने और आपस में कानाफूसी करने की आवाज़ आई। विवेक ने खिड़की से नीचे झांका तो उसके पैर तले जमीन खिसक गई। मोहल्ले के 4-5 लोग और कोठी का एक पुराना नौकर आंगन में खड़े थे और उनके हाथ में एक वीडियो चल रहा था। यानी किसी ने रात की खिड़की के रास्ते उन दोनों का रोमांटिक वीडियो बना दिया था, और अब वह पूरे मोहल्ले में फैलाने वाले थे। विवेक का चेहरा डर से सफ़ेद पड़ गया था। वो समझ गया कि अंधी रागनी को बदनाम करने और कोठी से बाहर निकलने के लिए समाज के ठेकेदारों ने एक घिनौनी चाल चली है। तभी रागनी की भी आंखें खुल गई। उसने विवेक की थमी हुई सांसों को महसूस किया और पूछा, क्या हुआ विवेक, तुम इतने परेशान क्यों नजर आ रहे हो। विवेक ने रागनी का हाथ पकड़ा और रोते हुए कहा, रागनी जमाने को हमारा प्यार मंजूर नहीं था। उन्होंने हमारा वीडियो बना लिया है और अब वो हमें और तुम्हें बदनाम कर रहे हैं। लेकिन तभी अंधी रागनी के चेहरे पर डर की जगह एक अजीब सी शांति आ गई। उसने विवेक के आंसू पोंछे और बहुत ही कड़क आवाज में कहा, विवेक, जो लोग देख सकते हैं उनकी रूह अंधी है। मुझे बदनाम होने का डर नहीं है दोस्तों। विवेक, मुझे बदनाम होने का डर नहीं है क्योंकि मैंने कोई पाप नहीं किया है। मेरा हाथ पकड़कर नीचे चलो। तुम मेरे हाथ को पकड़कर नीचे चलो और आज
और आज मैं इस पूरे समाज के सामने कबूलूंगी कि तुम सिर्फ मेरे किराएदार ही नहीं बल्कि मेरे जीवन के उजाला हो, मेरे जीवन का प्रकाश हो, उजाला हो। विवेक ने जब अपनी अंधी मालकिन का यह हौसला देखा तो उसका भी सीना गर्व से चौड़ा हो गया। उसने रागिनी का हाथ कसकर थाम लिया और दोनों नीचे सीढ़ियों की तरफ बढ़ गए, समाज के इस अंधेपन को मिटाने के लिए, समाज के अंधेपन को। हाँ दोस्तों, समाज अंधापन है लेकिन प्यार उससे झुकता नहीं है दोस्तों। दुनिया की आंखों में भले ही हम गुनहगार हैं, दुनिया की आंखों में भले ही हम गुनहगार हैं, पर हमारी रूह गवाह है कि हम वफादार हैं, हम वफादार हैं। लाख उठाए उंगलियां या अंधा समाज हम पर अब हम हर तूफान से लड़ने को तैयार हैं। उंगलियों से हमें डर नहीं लगता, हमारा प्यार अमर रहेगा। तो दोस्तों, क्या वो समाज के ठेकेदार अंधी रागिनी की कोठी से बाहर निकाल देंगे? अंधी रागिनी को कोठी से बाहर निकाल देंगे? क्या विवेक रागिनी की खातिर पूरे मोहल्ले से अकेला लड़ जाएगी? इस कहानी का अगला भाग यानी पार्ट 2 बहुत ही धमाकेदार और इमोशनल होगा दोस्तों। अगर आप इसे तुरंत देखना चाहते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 जरूर लिख दें। जैसे ही इस वीडियो पर 500 कमेंट्स पूरे होंगे दोस्तों, मैं इसका अगला भाग भी अपलोड कर दूंगा। तब तक के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबाना न भूलें। तो दोस्तों, अगले कहानी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप चैनल पर नए हैं तो फिर से सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।